नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम आपको अलग अलग जिले के अंदर लिए चलेंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे बयान जारी कर दिए हैं। कौन से वो बयान थे, इसी पर हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, काम को जानते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जो भी रियासत में आज आप देख रहे हैं वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी है। ये जो हॉल है ये भी आप देख रहे हैं, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त से है। सर, आपने कहा कि चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए और आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, तो क्या कहना चाहते थे? असल ले रहे हैं, हम लोगों ने ईडीसी में लिया और इंशाअल्लाह जब इलेक्शन आएंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे, हम दूर नहीं रहेंगे। पीएचडी पर सर सवाल उठा रहे हैं कई लोग केंद्र में, खासतौर पर उस हवाले से क्या कहेंगे? सवाल तो हर वक्त उठेंगे, आखिरकार सवाल उठते हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए, उनके गिरबान में वो खुद देखें, हम पे उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। सर, यशवंत सिन्हा ने कल कहा कि पीएचडी जो है अगर वो एक साथ रहे तो उनको कोई तोड़ नहीं। वो तो हर वक्त एक साथ रहेगी, उनको अलग होने की ज़रूरत क्या है, क्या वजह है? जो शक आप लोग पैदा करते हैं उस शक से आप निकल आइए। इस रियासत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, उनका याद रखिएगा, और उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है, वो दूर नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि वो दूर है। आज उनके पास इतना सामान आ गया है, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ गया है, उसका मुकाबला करना है, और वो आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पंचायत मेंबर्स का काम जो है वो आसान नहीं है। इन्हें लोगों के पास पहुंचना है, सारी दुनिया में पड़ेगा। कश्मीरी क्यों आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में उसका इम्पैक्ट इस साथ पड़ा हुआ है। जो हालात वहाँ हैं, सारे लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितने निकल सकेंगे, कितने नहीं निकल सकेंगे, वो अल्लाह जानता है। हालात हैं जिनका प्रभाव हम पे पड़ेगा। दावे तो ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन आज के दावे और उन दावों के बीच में दो बड़े दावे कश्मीर में भी हुए हैं। और SKSCC में आज तकरीब जो हुई, उस तकरीब के दौरान दावों की पहली बात खुद रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में अब पत्थरबाजी, और ख़ास तौर पे कश्मीर में पत्थरबाजी अब तारीख़ बन चुकी है, हिस्ट्री बन चुकी है। और ये भी बता डाला कि मिलिटेंसी पे दबाव फोर्सेस का बराबर है, मिलिटेंसी में लोग कम शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी खामोशी है, दरअंदाजी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये वो दावे जो खुद रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की आज की तकरीब में किए। और इस तकरीब में मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि कश्मीर में खुशहाली आई है, और खुशहाली में सबसे पहली निशानी टूरिज़म की है, और उस टूरिज़म में बढ़ावा हुआ है। ये दावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, लेकिन दावा फारूक अब्दुल्ला ने भी किया। और इसी दावे के बीच में फारूक अब्दुल्ला ने यह दावा भी किया कि आने वाले इंतखाबात, और इन इंतखाबात में गुपकार अलायंस ना सही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पक्की जीत होगी, बड़ी जीत होगी, स्वीप कर जाएंगे, ये फारूक अब्दुल्ला ने बताया। और फारूक अब्दुल्ला से जब मीडिया ने पूछा कि यहाँ पे तालिबान की बात की जाती है, बाकी मामलात की बात की जाती है, तो उनने ये भी बताया कि तालिबान दूर नहीं है, न जाने कब किस मुल्क पे चढ़ दौड़ें, और ये चढ़ दौड़ने की बात हमें भी समझनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली की तरफ भी बात की, और दिल्ली के साथ साथ गुपकार अलायंस पर भी बात की, और ये भी बताया कि जो लोग गुपकार अलायंस के हवाले से मनफी यानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके अपने दामन कितने दागदार हैं। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही एक और जश्न भी शोपियां के अंदर ही मनाया गया है। उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि IGP भी यहां पर मौजूद थे। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहा वो दिखा देते हैं। Memories in our soul, let's salute our nation. I believe our flag more than just our flag. We kept defending it.
पहली बार यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ है, कुछ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं, शोपियान की बहुत सारी यूथ आई है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। मैं अपनी गेम की बात करूँ तो उसके मार्शल आर्ट को बहुत सपोर्ट करती है, पर स्कूल नेशनल गेम्स में वो बहुत सारे सपोर्ट करते हैं हमें। इस बार हमें यूथ से बहुत सपोर्ट मिला है। गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करते रहे, ताकि जो शोपियान की यूथ है, शोपियान की जो टीम्स है, शोपियान के गेम्स में जिन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले। बस वो अगर वो सपोर्ट करेंगे तभी हमारा जो ये इसकी टीम है वो आगे जाकर खेल सकती है इंटरनेशनल लेवल्स पर। आज जश्न जुनूब का यहाँ पे एक इवेंट किया गया बटपोरा ज़िला शोपियान में। अगर यहाँ पर बात करें तो मुख्तलिफ बच्चों ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसके साथ साथ जो हमारे मेन गेस्ट थे यहाँ पे वो थे IGP पुलिस विजय कुमार और 15 कोर कमांडर DP पांडे, और वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो ये जो जश्न जुनूब यहाँ पे इनकाद किया गया, ये यूथ एंड सपोर्ट्स ने यहाँ पे इनकाद किया गया। अगर हम बात करें पूरी इस इवेंट की तो काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो है रेसिंग के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे मार्शल आर्ट छोटे छोटे बच्चे आज खेल रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया। तो यहाँ पे 15 कोर कमांडर जो थे वो काफ़ी खुश हुए जब उसने उनकी जो वो का मुजाहरा देखा, तो काफ़ी खुश नज़र आए। वो उन्होंने उनको मुबारकबादी दी, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि ये जो बच्चे हैं ये आगे बढ़े, और ये जो कश्मीर का मुस्तकबिल है ये संवारे और कश्मीर को आगे रिप्रेजेंट करे। यही हमारी दिल से ख्वाहिश है कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौका मिलना चाहिए। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से भी नदीम की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि पीने का पानी यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मरहूम लोग यहाँ रह गए हैं पानी की वजह से, काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। देख लीजिए। मौजूद है वारपोरा सोपोर के इलाके में। अगर बात करें हम, पिछले लगभग 7 सालों से ये जो है पीने के पानी से महरूम रखे गए हैं। इनका कहना है कि हम लगातार जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास भी गए हैं, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। अगरचे हम ग्राउंड जीरो की बात करें, ये सुबह रोज़ निकल के हैं को जो है 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रोज़ इनका यही रवैया है, ये सुबह निकलते हैं, ये रेडियल लेके इनको पानी लाना पड़ता है। और आज यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि अगरचे हम देखें 7 साल से जो है ये पानी से महरूम रखे गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, इनसे बात करते हैं इनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जी आपका खैर मकदम है? मेरा नाम है वली मोहम्मद वार, बस रोजान वारपोरा उमराबाद से। ये आब सख्त से सख्त मुश्किलात, ये पे सान माजन कोरन आब आन कम से कम बाईपास पे बाईपास तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर। और इसी तरह से बिजली हूँ आम ये वुचान बिजली सारी खम्बन पे कूटन पे यीरन पे, यानी कूटन हूँ बिजली हूँ इंतजाम कह। बल्कि रात गो कचमंगुर बिजली हूँ हादसा, सह खोत पाई पे तथ पाई अंदी तार गंडित कि बिजली पोलुक तार लगे कुलन पे बिल्कुल तार बिल्कुल तार कुन जाए कि अगर पे वो तार सारे टुकर यानी बिल्कुल चेत सदन ये। नंबर 3 सड़क बिल्कुल खस्ता हाल, खास कर यप कारशन कॉलोनी को नीरान गली तथ कुन जाए न रोड न आबुक न सिस्टम कह चीज़ इथे पे बाकी चीज़, यानी हस्पताल हस्पताल वोत 10 वरी 12 वरी ये बना। बस्ती तकरीबन वारपोर बस्ती तकरीबन 20,000 बल्कि 20,000 लुक आबादी। अगर तुम सर्वे तरो गलत तुम करो वो कम से कम 17-18 कम बस्ती डेली आब पे कारशन कॉलोनी उमराबाद और क्या मस्जिद सोरे बिल्कुल आबुक नेब निशानी और माज बेन सान खतर शोबान कि गसान तकरीबन 2 किलोमीटर दूर नहरन पे, ये जन सो किनाल वनस तथ मे वनस ोट आमुत त्रावन बगै गंदगी बिल्कुल वनस चवान गंद आब। तो वनस अगर वो वारपोर बस्ती
बिल्कुल ये तकरीबन 15 to 20 सास लुक बसान तो मे बसान कह क्या अगर हर अकिस टेस्ट करो सह नी ठीक कहें तो लाइन यीचा बिछित PH डिपार्टमेंटन बिछाम मगर आब वुचान कुन अगर सोपोरस आय वटल पे आय तुम स्कीम तुम वनस फिट आब चलान वारपुर बोड़ गाँव अगर ये फेरो न कि दह त लगे फेरनस तो सोपोर फिट वनस आब चलान चूंकि वनस आब ये वारपुरस वतन अजिक बल्कि वत पत्मो 10 वरियो पे डिपार्टमेंटस गसान हे त्रो सोन यह मसल करो हल मगर करान कि तो नाजरीन आपने सुना कि वारपोरा लोगों को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे हम बात करें पीने की पानी की बात करें, अगरचे हम बिजली की बात करें, बिजली खंभे बिल्कुल खस्ता हालत में है, रोड्स की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम फेल है। अगरचे यहाँ पे एक पब्लिक पार्क दी गई थी ब्लॉक की जानिब से, लेकिन वो पब्लिक पार्क भी जो है आज तक इन लोगों को नहीं दी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है इसके खाली 2 लाख रुपए फंड्स वागुजार किए गए हैं। अब अगरचे हम देखें 2 लाख रुपए में आज कौन सी पार्क बनती है, तो इन लोगों का कहना है कि जितने भी हमारे मसले हैं इन पे जो है गौर खोज की जाए। और अगर हम देखें खासकर जो इनका मसला है जो पीने की पानी का है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से, ये DC बारामूला से और जल शक्ति डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं फराहम किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि हम फिर रोड्स पे निकलेंगे और हम धरना देने पे जो है हम मजबूर हो जाएंगे। तो इनकी यही गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, ये ADC सोपोर से, ये DC बारामूला से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो है इनके जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे जो है गौर खोज किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं नदीम, सोपोर वारपोरा से। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से भी आपको रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक अफगानी युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये युवक अफगान से भारत पहुंचा था और दिल्ली से प्रवेश द्वार लखनपुर में किस तरह से पहुंच गया है इस पर पूछताछ भी हो रही है। लेकिन सरबजीत हमारे संवाददाता क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। कठुआ पुलिस द्वारा आज जम्मू कश्मीर UT के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक अफगान नेशनलिस्ट को यहां पर पकड़ा गया है। आपको बता दें कि आज सुबह कोविड टेस्टिंग सेंटर लखनपुर में इस अफगान नेशनलिस्ट को पकड़ा गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी पर तैनात जो जवान हैं उन्होंने उसे लखनपुर थाने में भेज दिया है। और लखनपुर थाने में यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई एजेंसीज़ के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसके पास क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्या वो उसके पास वीज़ा है। इस सब को लेकर यहाँ पर पूछताछ जो है वो कठुआ पुलिस के जो है ज़िला पुलिस प्रमुख SSP RC कोतवाल के साथ अन्य एजेंसीज़ के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी हमें SSP कठुआ ने दी है कि ये बताया जा रहा है कि ये टीनेजर है और अफ़गानिस्तान के काबुल का रहने वाला है। और ये भी बताया गया है कि ये जुलाई माह में दिल्ली के RR हॉस्पिटल में आया था। इसका भाई जो है वो अफ़गान आर्मी में सर्व करता है और इंजर्ड था और इंजर्ड होने के बाद उसको इलाज के लिए RR हॉस्पिटल दिल्ली लाया गया है और उसके बाद तब से ही अटेंडेंट बनकर उसके साथ वहाँ पर रह रहा था। आखिर जम्मू कश्मीर में आने का क्या मकसद था, इसको लेकर SSP का साफ तौर पर यह कहना है कि पूछताछ की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में आने का क्या मकसद है। और वहीं दिल्ली में भी MHC से पूछताछ की जा रही है कि इसका जो वीज़ा था वो कब तक के लिए वैलिड है। उस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात अफ़गानिस्तान में बने हुए हैं उसको लेकर सुरक्षा एजेंसी जो हैं वो बुरी तरह से चौकस हैं। और अब यही यहाँ पर जो पूछताछ में अभी तक यही सामने आया है कि ये अफ़गान नेशनलिस्ट है और अपने भाई के साथ जो अफ़गान आर्मी में सर्व करता है उसके साथ अटेंडेंट बनकर ये RR हॉस्पिटल दिल्ली आया था। और आज सुबह दिल्ली से ये जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचा और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जब इसको टेस्टिंग सेंटर के लिए भेजा है, तब शक के आधार पर जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये अफ़गान नेशनलिस्ट है, जिसके बाद इसको लखनपुर थाना लाया गया। और अभी तक की यही है कि यहाँ पर पूछताछ जो है SSP कठुआ और अन्य एजेंसीज़ के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारी बातचीत हुई है SSP कठुआ के साथ, देखिए उनका क्या कहना है। देखिए ऐसा है कि आज सुबह लखनपुर चेक पोस्ट पे एक लड़का एप्रीहेंड किया गया था और उसको पूछताछ में पता चला कि वो अफ़गान नेशनल है और काबुल का रहने वाला है। अभी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में ये पता चला है कि वो अपने भाई है उसका एक, जो वो कहता है कि अफ़गान आर्मी में सर्व करता है और RR हॉस्पिटल दिल्ली में वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके साथ ये अटेंडेंट बन के आया था जुलाई के महीने में। चलिए अब
आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी दिखा देते हैं किस तरह से आज युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी आज कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ देखे गए। ब्लाइंड स्कूल के बच्चों ने आज धरना प्रदर्शन कर दिया क्योंकि इनके ग्राउंड को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, जिस पर लोग यहाँ अब किस तरह से काम करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन बच्चों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता अनिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मेरे साथ इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये बच्चे पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इनकी मांग जो है कि इनको एक ग्राउंड चाहिए थी। हालांकि इन्होंने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो है और इसके साथ साथ जेडीए से एक ग्राउंड मांगी थी कि हमें खेलने को आज वो जगह दीजिए, मगर वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ इनका कहना है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वो लैंड जो है वो इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री को दे दी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है और क्या पूरी विषय है और क्या कारण रहा है। सामना करना पड़ता है क्योंकि मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ। तो रोड पे कभी कुत्ते होते हैं, जैसे हमारा किचन है हॉस्टल का, तो वहाँ पे भी इतनी सारी स्मेल आती है, तो कहने की बात नहीं। उन्होंने बोला यहाँ पे ग्रीनरी बनेगी, सर वो पहले मान गए थे कि हमें देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे ग्रीनरी बनेगी। हम तो भी खुश थे कि अगर बनेगी हम बच्चे वहाँ पे जाके खेल लेंगे, बट पता नहीं चला कि उन्होंने कब वो ज़मीन जाके एनिमल हॉस्पिटल को दे दी। और वहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल वाले जब उद्घाटन किया, वहाँ पे बनाने लगे, हमें पता चला कि ये एनिमल हॉस्पिटल के पास है। ऑलरेडी सर हमारे जो भाई हैं उनके स्कूल के साथ ही एनिमल हॉस्पिटल ऑलरेडी एक बना हुआ है। वहाँ पे मरे मरे जानवरों को एक एक हफ्ता दो हफ्ता हो जाता है, बट वो वहाँ से नहीं उठाते, हमें मुश्किल में खुद उठवाना पड़ता है। तो आज वो हमारे स्कूल के साथ भी बना रहे हैं, हमारी किचन भी उस जहाँ पे वो बन रहा है उसके साथ ही है हमारी। आप ही सोचो सर, जब किचन वहाँ पे है तो ओबेसली स्मेल तो होगी खाने में, तो क्योंकि बच्चे बीमार होंगे। आप ये तो सारे जानते हैं कि एनिमल हॉस्पिटल के सामने कितनी स्मेल होती है। हमारे उधर एक ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे जब कोई चेकिंग के लिए आता है उस टाइम उन्हें वहाँ बड़ी अच्छी सफाई होती है, बट जब कोई नहीं होता तो वहाँ जाके आप कहीं ऐसे जाके आप देखना कि वहाँ की क्या हालत होती है। अगर ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह एनिमल हॉस्पिटल अगर बन रहा है यहाँ, तो ये हमें बहुत बड़ा इशू। हम वो लैंड हम किसी और पर्पज के लिए रखेंगे, वो लैंड हम ग्रीनरी के लिए रखेंगे। वहाँ हाई एक्सटेंशन लाइनें दौड़ रही हैं, मैं कह रही हूँ कि हाई एक्सटेंशन लाइनें वहाँ दो, लाइनें तो पूरे एरिया में दौड़ रही हैं। उसी हाई एक्सटेंशन के नीचे दो ब्लाइंड स्कूल चल रहे हैं, तो आप हाई एक्सटेंशन हटवाओ, आप बच्चों का स्कूल नहीं बढ़ने दो। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे और कुलगाम से भी तनवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैनिटाइजर मास्क लोगों में वितरित किए गए हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। किस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं कुलगाम से तनवीर, देखिए। मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम J&K रहमत आलम फाउंडेशन विद कोलैबोरेशन J&K टीम फाउंडेशन से हमने एक यहाँ पर कैंप मुनक्कद किया है, जिसमें हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि चूँकि यहाँ का जो भाईचारा वो तो ज़िंदा रहना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर वो तकसीम किए हैं। जी हमने सुना है कि यहाँ ये जो हाउसिंग कॉलोनी है, ये पंडितों की कॉलोनी है। हमने मुनासिब समझा है कि हम पर हम यहाँ एक प्रोग्राम इनकार करेंगे, और चूँकि इससे वो हमारा भाईचारा वो तो ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह, और ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रदरहुड ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, तो ये तो ज़रूरी है। मुल्क भर में कोरोना महामारी से जहाँ ज़िला इंतज़ामिया मुतरिक हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अमल में लाए जाते हैं, और अब NGOs भी हैं, कहीं ना कहीं अपना काम जो है वो बखूबी से निभाते हैं। चलिए अब आपको उधमपुर लिए चलते हैं और जिला उधमपुर के अंदर आप देखिए कि किस तरह से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, लेकिन उसका परिवार अब किन हालातों से गुजर रहा है ये देखने वाली बात है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे आशीष दत्त, किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। उससे ऐसा रहा को जली था उस दिन शामी कुथे गया साहिल? शामी उधर गया बेचारे सब्जी लेने गया, भी उत्थे कोई पता नहीं एक्सीडेंट यानी कि आपको नहीं पता क्या ही था। फोन आया? भी फोन आया 10 बजे फोन आया भी उधर अस्पताल भी अस गए, असें पता नहीं है क्या ही था। उसका बच्चा सारा दिन गया उठी, हूँ अस केह् करना, बड़ा मुश्किल होई दा। उन्हें सोचा चल देखिए अंदर सब्जी नहीं है, उन्हें सोचा चल सब्जी गै लेना। इस दुर्घटना जी असें इस तले कोई तो पता नहीं है, वो तो हॉस्पिटल तो जो फोन आया तो फिर पता लग्या। कुछ साढ़े लोगों ने मेरी थोड़ी मदद करने बजाए वो गए साढ़े कन्नै, ऐसी गल नहीं है।
तो उनके थ्रू अगे ज़्यादा सीरीयस आ उन्होंने एफआईआर लिखोड़े के ले जाओ जम्मू अस जम्मू ले पर वो उत्थे जाइए डेथ हुई। आज हम उधमपुर के एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं जिनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया है। 24 अगस्त की बात है, शाम के समय साहिल घर से घर का सामान लेने के लिए निकलते हैं और रास्ते में इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। परिवार काफ़ी गरीब है। साहिल मैकेनिक का काम करते थे। मात्र 22 साल उनकी उम्र थी और 13 साल की उम्र में साहिल ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, क्योंकि इनके पिता बीमार रहते हैं, घर के यही बड़े थे और भाई बहन छोटे हैं। एक बहन उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये परिवार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, साहिल ने छोटी उम्र में ही परिवार को पालने का बेड़ा उठाया। विजुअल में आप देख सकते हैं कि घर की आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह से। देखिए आप कि 2 कमरे हैं, 2 कमरों में ये परिवार रह रहा है। घर की छत भी देखिए और सीलन कितनी ज़्यादा है, यहाँ से ही पता लगता है कि ये परिवार कितना गरीब है। लेकिन गरीब के ऊपर ही कुदरत की मार भी है। साहिल पूरा परिवार पाल रहे थे। पिता इनके बीमार रहते हैं, पिछले 7-8 साल से बीमार हैं। माता बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, बहन भाई छोटे हैं। अब परिवार का पालन पोषण जो है वो काफ़ी अब ख़राब स्थिति में है, क्योंकि साहिल एकमात्र घर का जो खर्चा चलाते थे, पूरा घर परिवार वही पालते थे। लेकिन जिस तरह से उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, अब इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। साक्षी, किस तरह से देखती हैं आप? साहिल आपके बड़े भाई थे, पालन पोषण वही करते थे। किस तरह से देखती हैं आप आज आपके भाई नहीं रहे हैं? कितनी मुश्किल अब आपको आ रही है? मेरा भाई बहुत सीधा साधा था और सारा घर का खर्चा वही चलाता था। मेरी एडमिशन भी करवाई थी उसने 10th में, बोलता था पढ़ पढ़, पूरा घर का खर्चा उसने था। आज तक उसने कभी किसी को कमी नहीं दी, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी। अभी मुझे करना पड़ेगा काम। मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ाई छोड़ के अपना घर का सर्कल चलाना पड़ेगा। वही चलाता था पहले, अब वो नहीं रहा, तो अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ सारी, तो फिर मुझे करना पड़ेगा जो करना है अभी। चलिए अब आपको एक बार फिर से श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से हमारे संवाददाता अमजद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एलजी के बयान को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की गई कि डिलिमिटेशन करने के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे और साथ ही साथ राज्य का दर्जा भी होगा, जिस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। किस तरह से जानकारी दे रहे हैं, देखिए। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन का खत्म होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ स्टेटहुड पर कोई भी टिप्पणी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नहीं की है। मनोज सिन्हा के सिवा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्लियामेंट मेंबर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कई तरह की स्टेटमेंट सामने रखी है। सबसे पहला, सबसे बड़ा स्टेटमेंट, आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्सेदारी पूरी होगी, ये उन्होंने बताया। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि खजूरिया पूरी अपडेट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई गांव आज भी वंचित हैं बंकरों की सुविधा से। आपको बता दें कि सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गांव गलाड़, जो कि पूरी तरह से जीरो लाइन पर स्थित ये गांव है, लेकिन आज भी इस गांव में बंकर नहीं बन पाए हैं। और एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कहती है कि हमने हर तरह से बंकरों की सुविधा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को दे दी है, लेकिन आज भी कुछ गाँव इस सुविधा से वंचित हैं। इसी तरह से गलाड़ गाँव भी आज तक वंचित रहा है इस सुविधा से। और गलाड़ गाँव एक ऐसा गाँव हो, जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो वो लोगों को झेलना पड़ता है। फायरिंग के दौरान माल मवेशी यहां पर इंजर्ड हो जाते हैं, कई बार उनकी मौत हो जाती है। यहां पर कई कैजुअलिटीज देखने को मिलती है, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं और जब गोले वहां से गिरते हैं तो लोगों के घरों को काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है। इसी सारी चीजों से बचने के लिए ये बंकरों की सुविधा जो वो दी गई थी, लेकिन आज तक ये योजना यहां तक नहीं पहुंच पाई है गलाड़ गांव में। और गलाड़ गांव के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यहां पर बंकरों की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जब भी यहां पर फायरिंग होती है तो लोगों को पलायन कर
पीछे सेफर प्लेसेस पर जाना पड़ता है, उससे काफ़ी नुकसान लोगों का होता है, घर बार छोड़कर जाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा सफ़र होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस गाँव में ये योजना नहीं पहुँच पाई है। हम ये नहीं कहते कि केंद्र सरकार ने बंकर नहीं दिए, कई अलग अलग ऐसे गांव हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, यहाँ पर ये योजनाएं पहुंच चुकी है, लोग बंकरों का फायदा भी ले पा रहे हैं, लेकिन गिलाड़ गांव में ये योजना नहीं पहुंच पाई है। और आज भी अगर पाकिस्तान फायरिंग शुरू कर दे तो ये लोग कहां जाएंगे, इनको फिर पलायन कर कर पीछे सेफर प्लेसेस पर जाना पड़ेगा। अगर बंकर इनके इलाके में बन जाते तो इस बंकर में वो शरण लेते, बंकर में वो बैठते और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। हालांकि सीज फायर का एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन सीज फायर का वो एग्रीमेंट कब तोड़ दे इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान हमेशा पीठ के पीछे आकर वार करता है, इसलिए गिलाड़ गांव के लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं और उनके मन में एक डर, एक खौफ बन जाता है जब भी फायरिंग शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खौफ, ये डर कम हो जाता अगर यहां पर बंकर बने होते। लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं लगातार यहां के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। कई बार ये प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं कि यहां पर बंकरों की सुविधा दी जाए, लेकिन आज तक यहां पर बंकर नहीं बन पाए हैं और लोगों ने भी इसको लेकर कई बार रोष व्यक्त किया है। हमने कई बार यहां के लोगों से पहले भी बात की है, लोगों का लगातार यह कहना है कि आज तक इस गिलाड़ गांव में बंकर नहीं बन पाए हैं, तो बाकी किस तरह से विकास होगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत जो है वो गिलाड़ गांव के लोगों को बनी हुई है, क्योंकि गिलाड़ गांव से अगर पाकिस्तानी सीमा की बात करें तो मात्र कुछ मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए पाकिस्तान की गोली जब आती है तो वो किसी को पूछ के नहीं आती कि किसको वो लगेगी। इसलिए यहाँ के लोग लगातार फायरिंग का शिकार होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे अगर इसी तरह से ये लोग इस बंकरों की सुविधा से वंचित रहे। तो ये एक चिंता का कारण है और हम भी जिला प्रशासन सांबा से अपील करते हैं कि कम से कम इस इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ पर जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर हैं वो जल्द यहाँ पर बनाए जाएं, ताकि लोग यहाँ पर शरण लें। जब पाकिस्तान फायरिंग करेगा कम से कम पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार ये लोग ना हो। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में हर जगह से आपको रूबरू करवाने की कोशिश की गई है, लोगों की ग्रीवेंसेस को सामने रखने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता जिन परेशानी के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है वो सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उस पर अमल कब तक होगा, उस पर काम कब तक होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन और विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे तो पेश किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल करना सबसे बड़ी बात है। आप देखते रहिएगा।